अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, उसका हम करने लगे हैं, पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। अच्छा, हमने पिछली वीडियोस में रैंडमाइज्ड ट्रायल्स के पढ़े थे, 3 उसके थे क्वेश्चंस, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था, हम उसको डिस्कस करेंगे, जो था वॉज देयर ब्लाइंडिंग टू एलोकेशन ऑफ पेशेंट्स एंड असेसर्स। अब पेशेंट्स और असेसर्स की ब्लाइंडिंग क्या होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। There is reason to prefer that in clinical trials, participants are unaware of whether they receive the intervention or control condition. This is called blinding of participants. अब वो बता रहा है कि पार्टिसिपेंट्स की ब्लाइंडिंग क्या होती है। पार्टिसिपेंट्स की ब्लाइंडिंग ये होती है कि उनको क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर ये ना पता हो कि उनको इंटरवेंशन ग्रुप में रखा गया है या उनको कंट्रोल कंडीशन के अंदर रखा गया है, ठीक है। उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आइडिया ना हो, इसे हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स की ब्लाइंडिंग, ठीक है। और पार्टिसिपेंट्स की ब्लाइंडिंग को प्रेफर किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, क्योंकि इससे बायसनेस भी कम होती है। जब पार्टिसिपेंट को पता ही नहीं है कि वो कौन से ग्रुप में है, तो बायसनेस भी नहीं होगी। दूसरा 2-3 और फैक्टर आते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो ये चीज़ बता रहा है कि ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट। इसको ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट को क्यों इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है? ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स को इसलिए इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट को। अब प्लेसिबो इफ़ेक्ट हमें पता है क्या होता है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन एट्रीब्यूटेबल टू पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ थेरेपी। मीन्स प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं, लेकिन पीछे से अल्ट्रासाउंड का जो बटन है वो बंद है, या अल्ट्रासाउंड डीट्यून्ड है, ठीक है। और हम उसका हेड पेशेंट की बॉडी के ऊपर फेर रहे हैं, ठीक है, और पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे दर्द से आराम आ गया है। अब ये था प्लेसिबो इफेक्ट, क्योंकि पीछे से तो उसका हेड बंद था, सॉरी जो अल्ट्रासाउंड का था स्विच वो बंद था, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें पता थी, ये चीज़ पार्टिसिपेंट को तो नहीं पता थी, ठीक है। अगर उसे पता होती तो जाहिर सी बात है वो और रिस्पॉन्स देता, लेकिन उसको पता था कि उसको यही पता था कि अल्ट्रासाउंड चल रहा है पीछे से, तो उसने कहा कि हाँ मुझे इफेक्ट आया, डैट इज़ प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट इज़ डिमोन्स्ट्रेटेड व्हेन पेशेंट्स बेनिफिट फ्रॉम इंटरवेंशंस दैट कुड हैव नो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता प्लेसिबो इफेक्ट का, जैसे कि डी ट्यून अल्ट्रासाउंड है, पीछे से बंद है, तो उसका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा? कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा। तो ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट यही होती है कि पार्टिसिपेंट को नहीं पता कि उसे कंट्रोल ग्रुप में रखा जा रहा है कि उसे इंटरवेंशन ग्रुप में रखा जा रहा है, ठीक है। वो सिर्फ गेस कर सकता है कि हाँ शायद मैं कंट्रोल ग्रुप में हूँ, शायद मैं इंटरवेंशन ग्रुप में हूँ, इस तरह वो गेस कर सकता है, लेकिन उसको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि उसे किस ग्रुप में रखा जा रहा है। डैट इज़ ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू ब्लाइंड पेशेंट्स टू एलोकेशन। कि जो पार्टिसिपेंट है हम उनको किस तरह ब्लाइंड कर सकते हैं कि उन्हें पता ना हो कि वो कंट्रोल ग्रुप में है या वो इंटरवेंशन ग्रुप के अंदर हैं, या उन्हें कंट्रोल ग्रुप के अंदर रखा जा रहा है या उन्हें रखा जा रहा है इंटरवेंशन ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो उन्हें किस तरह हम जो है वो उनसे ये चीज़ छुपा सकते हैं, ठीक है। उनसे हम ये चीज़ सबसे पहले तो छुपा सकते हैं शाम इंटरवेंशन दे के, ठीक है। अगर हम कंट्रोल ग्रुप को शाम इंटरवेंशन देंगे तो हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पेशेंट को ब्लाइंड रख सकते हैं कि उसको ना पता हो कि उसको किस ग्रुप में रखा जा रहा है। अब शाम इंटरवेंशन क्या होती है? शाम इंटरवेंशंस आर दोज दैट लुक, फील, साउंड, स्मेल, टेस्ट लाइक द इंटरवेंशन। मीन्स ये इंटरवेंशन की तरह की ही होती है, इसका सब कुछ इंटरवेंशन जैसा होता है, बट कुड नॉट इफेक्ट द प्रिज्यूम्ड मैकेनिज्म ऑफ द इंटरवेंशन, ठीक है। लेकिन ये इंटरवेंशन का जो मैकेनिज्म है उसको ये इफ़ेक्ट नहीं करती, ठीक है। बस ये हम बिल्कुल होती इंटरवेंशन की तरह ही है, लेकिन इस शाम इंटरवेंशन को हम दूसरी इंटरवेंशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शाम गेट होती है फॉर पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। इसी तरह जो है वो एंकल के प्लांटर फ्लेक्सस के लिए शाम स्ट्रेच होता है, एंकल प्लांटर फ्लेक्सस के कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए होता है शाम स्ट्रेच। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वासी
शाम इंटरवेंशन। अब ये क्या होती है, एक तो जो शाम इंटरवेंशन थी उसको हम दूसरी इंटरवेंशन से डिस्टिंग्विश कर सकते थे, इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दूसरी इंटरवेंशन से, ठीक है। ये होती है नॉन डिस्टिंग्विशेबल। और क्वासी शाम इंटरवेंशन का कोई थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। नो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट ऑफ क्वासी शाम इंटरवेंशन। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक के बाद ना हम जो पेशेंट है उसकी मोटर ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है। मोटर ट्रेनिंग हम उसके करा रहे हैं उसकी सिटिंग बैलेंस की, ठीक है। सिटिंग बैलेंस की हम पेशेंट की मोटर ट्रेनिंग करा रहे हैं। अब एक ग्रुप है जो कि जिसको हम डिफरेंट रीचिंग टास्क दे रहे हैं और वो उसको परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप है वो शाम कंट्रोल ग्रुप है, वो उन रीचिंग टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। अब एक दूसरा ग्रुप है लो बैक पेन वाला, ठीक है। एक ग्रुप है जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटरवेंशन ग्रुप, ठीक है। उसके अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो एडवाइसेस दे रहा है पेशेंट को कि उसने सेल्फ मैनेज किस तरह करना है अपनी लो बैक पेन को। दूसरा कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप के अंदर वो उसको एडवाइस नहीं दे रहा, ठीक है। अब क्या फ़र्क आ जाता है कि जो शाम कंट्रोल है वो उसकी तरह ही है, बट दैट इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द इंटरवेंशन, ठीक है। अच्छा, ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट के बारे में लास्ट बात करके हम फिर बात करेंगे ब्लाइंडिंग ऑफ असेसर्स के बारे में, ठीक है। अब ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट हमने पढ़ा कि इसमें पार्टिसिपेंट जो है वो इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप जिसके अंदर भी हो उसको नहीं पता होता, वो यही समझता है कि दोनों ग्रुप्स को सेम इंटरवेंशन मिल रही है, ठीक है। दोनों को सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, हालांकि ऐसा नहीं होता क्योंकि पार्टिसिपेंट ब्लाइंड है इसलिए उसको ऐसा लग रहा होता है। और इस ब्लाइंड जो पार्टिसिपेंट ब्लाइंड है इसकी वजह से क्या होता है कि पोलाइट पेशेंट्स की वजह से बायसनेस के चांसेस भी कम होते हैं। अच्छा, अब पोलाइट पेशेंट्स के बारे में हमने पहले भी पता हुआ। पोलाइट पेशेंट्स वो होते हैं जिनको अगर पता चल जाए कि उनको कोई इंटरवेंशन दी जा रही है तो वो उसके मुताबिक अपना रिस्पॉन्स चेंज कर लेते हैं। इसको हम हॉथॉर्न इफ़ेक्ट भी कहते हैं, कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। इसीलिए जब पार्टिसिपेंट को पता ही नहीं है वो कौन से ग्रुप के अंदर है तो वो उसके मुताबिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है कि पोलाइट पेशेंट्स की वजह से भी बायसनेस नहीं आती इन ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लाइंडिंग ऑफ असेसर के बारे में, ठीक है। वैन एवर पॉसिबल असेसर क्या होता है, वो बंदा होता है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर आउटकम्स को मेजर करता है, उसे हम असेसर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, शुड बी अनअवेयर एट द टाइम दे टेक ईच मेजरमेंट ऑफ आउटकम वेदर द मेजरमेंट इज बीइंग मेड ऑन समवन हु रिसीव्स द इंटरवेंशन और कंट्रोल कंडीशन। अब ब्लाइंडिंग ऑफ असेसर का क्या मतलब है। असेसर मैंने आपको बताया वो बंदा है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर आउटकम को मेजर करता है, ठीक है। अब जब वो बंदा आउटकम को मेजर करेगा तो उसको इस बात का नहीं पता होना चाहिए कि वह कंट्रोल ग्रुप की आउटकम को मेजर कर रहा है या इंटरवेंशन ग्रुप के आउटकम को मेजर कर रहा है, ठीक है। अगर उसे नहीं पता होगा, वो रैंडम मेजर कर रहा है, उसे नहीं पता कौन सा ग्रुप है, वो डैट इज़ कॉल्ड एज ब्लाइंडिंग ऑफ असेसर्स। और ये भी बायसनेस को प्रिवेंट करती है, ठीक है। ब्लाइंडिंग ऑफ असेसर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मेजरमेंट बायस। मेजरमेंट बायस क्या होती है, मेजरमेंट बायसनेस। Measurement bias is the tendency for measurement to be influenced by allocation, ठीक है। मीन्स के जो measurement है वो इफ़ेक्ट होती है इन एलोकेशन से, कि वो इंटरवेंशन ग्रुप में या कंट्रोल ग्रुप में है, उससे मेजरमेंट इफ़ेक्ट होती हैं, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट बायसनेस। और ये तभी इफ़ेक्ट होंगी मेजरमेंट्स जब असेसर ब्लाइंड नहीं होगा। अगर असेसर ब्लाइंड है तो फिर ये मेजरमेंट बायसनेस नहीं आएगी, ठीक है। अब मेजरमेंट बायसनेस की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक इंटरवेंशन ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। जो फॉर एग्जांपल जो इंटरवेंशन ग्रुप से मेजरमेंट ली गई है वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मीन पूर्ण उम्मीद अच्छी है, ठीक है। और जो कंट्रोल ग्रुप से मेजरमेंट ली गई है वो पैसिमिस्टिक है, मीन्स के वो नाउमीदी वाली है, अच्छी नहीं आई। तो फिर इस तरह बायसनेस आएगी, ठीक है। और जो बायसनेस है वो हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन को अफेक्ट करेगी। और एक लास्ट बात ये इस टॉपिक के अंदर कि
असेसर तभी ब्लाइंड हो सकता है अगर पार्टिसिपेंट ब्लाइंड होगा। अगर पार्टिसिपेंट ब्लाइंड नहीं है ना तो असेसर भी ब्लाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टेमिक रिव्यूज़ ऑफ रैंडमाइज्ड ट्रायल्स। अब इसमें आ जाता है कि अगर हमने देखना है कि जो हमारा सिस्टेमिक रिव्यू है वो वैलिड कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम ये देखने के लिए कि हमारा गोल अचीव हुआ है या नहीं, हमारी स्टडीज़ रेलेवेंट है या नहीं, हमारे कंक्लूजन्स वैलिड हैं या नहीं, उसके लिए रीडर्स जो है उसको ये 3 क्वेश्चंस रीड करने चाहिए। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है वॉज इट क्लियर विच ट्रायल्स वर टू बी रिव्यूड, वर मोस्ट रेलेवेंट स्टडीज़ रिव्यूड, और लास्ट है वॉज द क्वालिटी ऑफ रिव्यूड स्टडीज़ टेकन इनटू अकाउंट। अब हम तीनों को बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहला है वॉज इट क्लियर विच ट्रायल्स वर टू बी रिव्यूड। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि व्हेन वी रीड सिस्टेमिक रिव्यूज़ वी नीड टू बी सेटिस्फाइड दैट द रिव्यूज़ हैज़ नॉट सेलेक्टिवली रिव्यूड दोज ट्रायल्स दैट सपोर्ट हिज और अन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब जब भी सिस्टेमिक रिव्यू रीड करना है तो हमने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि रीडर अक्सर क्या करते हैं कि वो सेलेक्टिवली उस पॉइंट को या उस पार्ट को सिर्फ रीड कर लेते हैं जो जिसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा होता है या जो उनकी स्टडी से रिलेटेड होता है, बाकी सारा वो छोड़ देते हैं, सिर्फ सेलेक्टिवली रिव्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सिस्टेमिक रिव्यू है उसको सिलेक्टिवली रिव्यू ना किया गया हो। ठीक है, उसके बाद है वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपरली कंडक्टेड सिस्टेमिक रिव्यूज़ इज़ दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रिव्यू इज़ रिड्यूस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना हमारे पास कि प्रॉपरली जो सिस्टेमिक रिव्यू कंडक्ट हो वो यही है कि जो सेलेक्टिवली रिव्यू करते हैं ना उसको कम से कम किया जाए, कि सेलेक्टिव रिव्यू ना हो, कंप्लीट रिव्यू। ठीक है, द बेस्ट वे टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिव रिव्यू इज़ टू डिस्क्राइब क्लियरली द क्राइटेरिया दैट आर यूज टू डिस्क्राइब व्हाट सोर्स ऑफ डाटा will be included in the review and perhaps also which trials will not। अब वो कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट वे जो है ना वो सिलेक्टिव रिव्यू को कम करने का वो ये है कि हम हमारा जो क्राइटेरिया है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बताएं, उसको हम डिस्क्राइब करें कि हमें किस टाइप का डाटा चाहिए, किस टाइप का डाटा हमने रिव्यू करना है। ठीक है, अदरवाइज़ उनकी ट्रायल नहीं कंडक्ट होगी, हमने उन्हें बताना है। ठीक है, उसके बाद है कि इंक्लूजन और जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है उसको हमने रेफ़र करना है पॉपुलेशन की तरफ, इंटरवेंशंस की तरफ और आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद सिस्टेमिक रिव्यूज़ को भी चाहिए कि वो स्पेसिफिकली क्लियर कर दे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो हमारे एविडेंस जो हमारा एविडेंस इफेक्ट ऑफ थेरेपी का उसको सपोर्ट करें। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि सिस्टेमिक रिव्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो हमारे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करें, जो हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ थेरेपी के एविडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते उनको वो बाहर निकाल दें। ठीक है, ये था हमारा कि वॉज इट क्लियर विच ट्रायल्स वर टू बी रिव्यूड। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट ये था कि सेलेक्टिवली रिव्यू करते हैं, सेलेक्टिवली रिव्यू नहीं करना, उसको रिड्यूस किस तरह करना है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू। बाकी इसके दोनों पार्ट जो हैं 2 और 3 वाले वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।